जनगणना और जाति आधारित जनगणना, ये टॉपिक आजकल आप लोग देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में भी हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपकी वनडे एग्जाम हो। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। और इतना कह सकते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएंगे। अभी ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप सभी ने देखा है कि बिहार ने जाति आधारित जनगणना कह लीजिए या फिर आप लोग जाति आधारित सर्वे कह लीजिए, तो करवाए हैं और उसके आंकड़े जारी किए हैं। एक बार बिहार को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये पटना राजधानी है इसकी, बिहार की, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और राज्यों में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों का यही सवाल रहता है कि ये जनगणना होती क्या है। आप देखते हैं कि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की बात होती रहती है करवाने की। जनगणना एक देश या फिर किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन और विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। जनगणना पिछले एक दशक में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी और भविष्य की योजनाएं बनाने का आधार है। अब आप देखिए आपके देश की जनसंख्या कितनी है, या फिर आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आप सोचिए आपके परिवार की संख्या कितनी है, और अगर आपको सही मालूम ना रहे संख्या उसकी, तो आपको परिवार में जो प्रोग्राम होना है उनके लिए जो आप देखिए जरूरतें हैं कैसे पूरी कर पाएंगे, आप लोग कैसे ये योजनाएं बना पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जनगणना कराई जाती है। और जातीय आधारित जनगणना की बात करें तो भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है और इससे सरकार की विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है और किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिले, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा है, इसके माध्यम से इन बातों का पता चलता है। जातिगत जनगणना से आशा है कि जब देश में जनगणना कराई की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए और इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। और सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होता है एक तरह से। अभी आपने देखा है बिहार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें जातियों की इसकी संख्या इतनी है, इसकी संख्या इतनी है, कुर्मी की इतनी है, यादव की इतनी है, ठाकुर की इतनी है, पंडित की इतनी है। आप लोग देख रहे हैं ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तो आंकड़े देश में आते ही थे पहले से ही, धर्म के भी आते रहते थे, सब कुछ बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जनगणना की पृष्ठभूमि की। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई थी। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है कि पहली बार भारत में जनगणना कब हुई, 1872 में, किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। आगे देखते हैं 1881 की जनगणना के बाद देश में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जा रही है लॉर्ड रिपन के समय से। 2021 में होने वाली जनगणना देश की 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन आप देखते हैं कि आंकड़े इकट्ठे ही नहीं हो पाए, जनगणना हो ही नहीं पाई। कोरोना महामारी भी इसका एक कारण बता दिया गया। जनगणना कानून 1948, जनगणना नियम 1990 जनगणना के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराते हैं, हर 10 साल में होती है। भारत में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में की गई थी। इसके बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं की गई है। अंग्रेजों के समय में जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में अंतिम बार। 1941 में ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई अंतिम जनगणना में जाति के आंकड़े एकत्रित किए गए थे, लेकिन आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1951 से 2011 तक धर्म, भाषा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि के डेटा के साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी से संबंधित डेटा को प्रकाशित किया जाता रहा है और अभी भी किया जाता है उसका। तो वर्ष 1931 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 52% थी। और पूरा जो आप देखते हैं जाति आधारित जनगणना का खेल जो चल रहा है ना, ये पिछड़ा वर्ग के लिए चल रहा है।
कि उनकी हिस्सेदारी मिले, उनके नाम पर आप देखते हैं काफ़ी राजनीति भी होती है। और ओबीसी की संख्या आधी से ज़्यादा है देश में, ये भी याद रखिएगा। अगर आप देखिए जनगणना और जाति आधारित जनगणना की बात करें तो जनगणना भारतीय आबादी की एक तस्वीर प्रदान करती है और जाति आधारित जनगणना राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान कराने का एक उपकरण है। जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है और सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है और SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या फिर प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है। और इसमें आप देखेंगे जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं। जो लोग आप देखते हैं कि इसके पक्ष में हैं जाति आधारित जनगणना कराने के, उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपनी बातें हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति का अत्यंत महत्व है। जातियों के संबंध में बिना विश्वसनीय आंकड़ों के ना तो जाति की सामाजिक विवेचना की जा सकती है और ना ही सामाजिक कल्याण की योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे, जातियों की संख्या ही मालूम नहीं रहेगी, तो उनकी समस्याएं क्या हैं, उन्हें किन योजनाओं की जरूरत है, ऐसे कैसे पता कर पाएंगे आप? जाति आधारित जनगणना को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कदम के रूप में समझा जा सकता है। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता स्थापित करने का एक अवसर है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता एक वर्ग को सत्ता एवं संसाधनों के वैध हिस्से से वंचित करके हासिल नहीं की जा सकती है। और जब जनगणना होगी इस तरह की जाति आधारित जनगणना, तो सभी के बारे में, सभी जातियों के बारे में मालूम चल पाएगा कि उनकी हिस्सेदारी कहाँ कितनी है और क्या जरूरत है उन्हें। देश में जनगणना के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है तथा धर्म से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़े ना लिया जाना उनके विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पशुओं की जनगणना हो सकती है, पक्षियों की हो सकती है, तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती है, जातियों की क्यों नहीं हो सकती है? जातियों के सशक्तिकरण से ही जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए जातियों की सही स्थिति को जानना आवश्यक है। देश में शिक्षा, नियोजन, चुनाव में टिकट इत्यादि क्षेत्रों में जातियों को आधार बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में जातिगत जनगणना आवश्यक है। ये भी कहा जा रहा है जनगणना में पिछड़े वर्गों की गणना से उनके वास्तविक आंकड़ों के साथ ही उनकी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, या उनके विकास के लिए आवश्यक भी है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। और अब आप देखिए जो लोग इसके विपक्ष में हैं, जो लोग इसका विरोध करते हैं जाति आधारित जनगणना का, वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार जनगणना 1951 में कराई गई और इस जनगणना में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया था और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं किया था और इससे सामाजिक ताने बाने के बिगड़ने का संदेह जताया था। हमारे पहले होम मिनिस्टर साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने कहा था कि आप देखिए एक तरह से उनका कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर जातियों की जनगणना हुई और सभी को अपने डाटा मालूम चला कि हमारी जनसंख्या इतनी है, हमारी संख्या इतनी है, तो आपसी दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी इतनी, तो उसी की बात हो रही है। जाति आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव, जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी आशंकाएं प्रकट होती रहती हैं कि जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या फिर कठोरता को मदद मिल सकती है और इन दुष्प्रभाव के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के लगभग एक दशक बाद भी इसके आंकड़े बड़े अंश अप्रकाशित रहे या फिर केवल अंशों में ही जारी किए गए हैं। जाति संदर्भ विशिष्ट होती है। जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना का छद्म रूप नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव का गठन करती है जो प्रायः वर्ग के भी पार चला जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवारों से बेहतर हो। जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम होती है। एक पढ़े लिखे संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध को जन्म देती है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? एक जाति जनगणना जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए भले ही अनुकूल ना हो, लेकिन यह समाज में असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम कर सकती है
और जाति के आंकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता किसे है और किसे नहीं है, बल्कि यह आरक्षण की प्रभावशीलता में भी वृद्धि लाएगा। निष्पक्ष डेटा और उसके बाद के शोध सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों की जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं तथा यह उन दोनों पक्षों के लोगों के लिए सही सूचनाओं के स्रोत हो सकते हैं जो आरक्षण के पक्ष या उसके विपक्ष में हैं। आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग हमारे समाज में विभाजन भी पैदा करता है। अब आप देखिए कब कब किस पार्टी ने उठाई है इसकी मांग जाति आधारित जनगणना की। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आंकड़े अलावा किसी जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। राजनीतिक पार्टियों का ये हाल है। जब आप देखें कि ये वर्तमान में जो सत्ता में पार्टी है ये विपक्ष में थी तब वो जाति आधारित जनगणना की बात करती थी, और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो नहीं करती थी। लेकिन अब आप देखिए वो सत्ता में है, वो विपक्ष में पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए जरूरी होगी, इनके लिए नहीं जरूरी नहीं है रही। पिछली बार जिस की तरह इस बार भी SC ST को भी जनगणना में शामिल किया गया है, और आज भले ही बीजेपी संसद में इस तरह की जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ रख रही हो, लेकिन 10 साल पहले जब विपक्ष में थी तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे। और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था कि अगर इस बार भी जनगणना में हम OBC की जनगणना नहीं करेंगे तो OBC को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। और इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो आप देखिए उस वक्त 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि OBC पर डेटा नई जनगणनाओं में एकत्रित किया जाएगा, लेकिन अब सरकार पिछले वादे में से संसद में मुकर भी रही है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें तो 2011 में जाति आधारित जनगणना यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया था। 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च भी किए गए थे, और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए थे, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए थे। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया था, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई अभी तक। और माना जाता है कि SECC 2011 में जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की UPA सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में ही लिया था, क्योंकि ये लोग हिमायती करते रहते हैं, मतलब उसके पक्ष में, जाति आधारित जनगणना के पक्ष में। CSDS के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि देश की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना के समर्थन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जनाधार ही OBC पर आधारित है, और इसका समर्थन करने से सामाजिक न्याय का उनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर पार्टियों को मजबूती दिखती है। इसलिए आप देखिए वो बात करते हैं। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने 2018 में जाति आधारित डेटा प्रकाशित करने के लिए आवाज उठाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। और अभी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी तक कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपना व्यू आप लोग दे सकते हैं, नीचे आप लोग बता सकते हैं। और भी किसी टॉपिक के बारे में जानने की दिलचस्पी हुआ करे तो उसका नाम आप लोग बता दिया करिएगा, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लिया करेंगे।